हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्सेशन या लॉ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स की सिक्योरिटी और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वेल्थ ट्रांसफर से डीपली कनेक्टेड है। इंडियन फैमिलीज में प्रॉपर्टी सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं होती। एक पीस ऑफ लैंड, फैमिली हाउस या कोई बिजनेस प्रॉपर्टी अक्सर हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स की सालों की मेहनत, सेविंग और सेक्रीफाइस का रिजल्ट होती है। नेचुरली हर फैमिली चाहती है कि जो वेल्थ हमारे एल्डर्स ने अपनी लाइफ में क्रिएट की है वो फ्यूचर जनरेशंस तक प्रॉपरली प्रिजर्व रहे और उसका सक्सेशन एक फेयर, रेस्पेक्टफुल और टैक्स एफिशिएंट मैनर में हो। लेकिन जैसे जैसे फैमिली ग्रो होती है, सिचुएशंस भी चेंज होती है। चिल्ड्रन की मैरिज होती है, नए मेंबर्स फैमिली में ज्वाइन करते हैं और टाइम के साथ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, टैक्सेशन और कभी कभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर। इसलिए फैमिली प्रॉपर्टी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव कभी भी फैमिली मेंबर्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करना या किसी पर्सन को उसके लेजिटिमेट राइट्स से अनफेयरली डिप्राइव करना नहीं होना चाहिए। हमारी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एल्डर्स की विशेष का रेस्पेक्ट करना, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना, फैमिली मेंबर्स के लेजिटिमेट राइट्स को रिकॉग्नाइज करना और प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू फैमिली वेल्थ को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना। चलिए इसको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फैमिली में फादर, मदर, टू ब्रदर एंड एक डॉटर है। एक ब्रदर मैरिड है, एक अनमेरिड है। अब मान लीजिए एक वैल्यूएबल लैंड या प्रॉपर्टी फादर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या सिर्फ प्रॉपर्टी फादर के नाम पर रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि वो एक्सक्लूसिवली फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये या वो एंसेस्ट्रल मतलब पीढ़ियों से चली आ रही है, या एचयूएफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। सन्स और डॉटर के क्या राइट होंगे? क्या डॉटर इन लो को सिर्फ मैरिज की वजह से प्रॉपर्टी में कोई ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट मिल जाता है? अगर फ्यूचर में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या डिवोर्स सिचुएशन अराइज होती है तो फैमिली प्रॉपर्टी पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से अगर प्रॉपर्टी को विल, गिफ्ट, फैमिली सेटलमेंट, एचयूए पार्टीशन या प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के थ्रू स्ट्रक्चर किया जाता है तो उसके इनकम टैक्स, कैपिटल गेन और स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन क्या होंगे? इन सभी क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर हर फैमिली के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। करेक्ट स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी की नेचर, सोर्स ऑफ एक्विजिशन, एग्जिस्टिंग लीगल राइट्स, फैमिली के ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सेशन और एल्डर्स की लॉन्ग टर्म इंटेंशन पर। तो इस प्रेजेंटेशन में हम इन सभी एस्पेक्ट्स को एक प्रैक्टिकल एडवाइजरी पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे। हम डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि एक फैमिली किस तरह प्रॉपर्टी सक्सेशन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर सकती है while maintaining respect for elders, fairness among family members, legal compliance and tax efficiency। और स्टार्टिंग में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हाईलाइट करना चाहूंगा। प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसाइड करने से पहले ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि प्रॉपर्टी लीगली किसकी है और उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी किस किस के राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी प्रिंसिपल के साथ चलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
who really owns the property. फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हु ओन्स द प्रॉपर्टी एक्चुअली. सो फॉर एग्जाम्पल, who owns the property? If for example, father own the property, but how father own how father के पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई? पीढ़ियों से चली आ रही है, या एचयूएफ है, या फादर ने खुद के फंड से वो प्रॉपर्टी ली है? मींस पार्ट पार्ट वन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, या फिर एंसेस्ट्रल एचयूएफ वो को पार्टनरी प्रॉपर्टी है? तो ये सब चीजें अपन को देखनी रहेगी. लेकिन ये चीजें कैसे वेरीफाई करेंगे? उसके लिए अपन को परचेज डॉक्यूमेंट और सोर्स ऑफ फंड देखना रहेगा कि वो फंड कहां से आया और वो कौन से फंड से वो प्रॉपर्टी बाय की. फिर इनहेरिटेंस हिस्ट्री और टाइटल चेन देखना पड़ेगा. वेदर एचयूएफ जॉइंट फैमिली फंड्स वर यूज्ड ऑन प्रीवियस पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट देखना रहेगा. इनकम्प्रेंसेस, मॉर्गेजेस एंड लिटिगेशंस देखने पड़ेंगे. सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहले एक टाइटल और सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई करना रहेगा बिफोर रिकमेंडिंग टू क्लाइंट. नेक्स्ट आता है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी. द फादर ऑप्शन एक सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल पार्ट वन, पिताजी ने खुद के फंड से एक प्रॉपर्टी परचेज की है. तो अभी पिताजी के पास क्या ऑप्शन है? सो द राइट स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फैमिली ऑब्जेक्टिव्स एंड द विल ऑफ द फादर. सो मदर, सन्स एंड डॉटर आर क्लास वन heirs under interstate succession. Gift to a specified relative is generally not taxable as income. Stamp duty and registration cost apply on transfer. So एक फादर उस प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर सकते हैं, खुद के पास रिटेन कर सकते हैं. अब ये चीज हुई ओवरऑल. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रिकमेंडेशन रहेगा ऐसे सिनारियो में? तो इफ इमीडिएट ट्रांसफर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फादर, इफ ये फादर को इमीडिएट ट्रांसफर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो ओनरशिप को रिटेन करे और एक विल ड्राफ्ट करे that generally provide better control and succession flexibility, because it will protects a father's right till he live. Next, ancestral HUF property co-partnership right matters. So if HUF property है, if सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और एचयूएफ प्रॉपर्टी है, तो को पार्टनरी राइट मैटर आ जाता है. तो को पार्टनरी में कौन कौन रहेंगे? तो उसमें एचयूएफ मेंबर में डॉटर, को पार्टनरी में डॉटर, सन, मींस इफ देयर आर टू सन देन बोथ, देन डॉटर इन लॉ. So daughter-in-law does not become a co-partner merely by marriage. No birthright in father-in-law's HUF property, means only daughter and sons will be the co-partner. Daughter-in-law will not be. So what is the key distinction between daughter and daughter-in-law? So daughter co-partner rights by birth under applicable Hindu law, daughter have. But daughter-in-law does not become a co-partner merely by the marriage. So key risk is co-partnership right cannot be ignored through artificial documentation. Genuine partition or family settlement must reflect actual right. So what we learn from here, if HUF property है तो उसके को पार्टनर रहेंगे
वो सन और डॉटर रहेंगे, डॉटर इन लॉ नहीं रहेगी, और अकॉर्डिंगली ही उसका मैटर आगे चलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट आता है डॉटर इन लॉ एंड डिवोर्स, मिथ वर्सेस रियलिटी। इफ आफ्टर मैरिज, नॉर्मली मिथ क्या है, आफ्टर marriage, the daughter-in-law automatically become an owner of the father-in-law's property. Everyone thinks so, but it is not like that. In reality, she does not automatically become an owner or co-partner merely by marriage. Ownership, co-partnership right, maintenance, residency rights, and husband's financial resources are separate legal concepts. So, for example, if father retains property, son does not own it. If father gives absolutely to son, then son's asset may become relevant in matrimonial proceedings. Property planning must be for genuine succession, not to defeat legitimate claims. Friends, इससे यहाँ पे क्या सीखते हैं? What we learn कि डॉटर इन लॉ को ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलते हैं। अब एक पिताजी रहते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी रहता है, पिताजी के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी है, तो उसमें डॉटर इन लॉ का कोई हक नहीं है। और अब पिताजी ने अपनी इच्छा से गिफ्ट दे दिया है अपने सन को, तो वो प्रॉपर्टी सन की बन जाती है, और उस प्रॉपर्टी में जो उसकी पार्टनर रहती है, उसकी जो वाइफ रहती है, उसका हिस्सा रहता है। सो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स यदि होती है तो उसमें जो सन के पास जो प्रॉपर्टी रहती है उसके अकॉर्डिंगली ही आगे प्रोसीडिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं टैक्स ट्रीटमेंट की स्ट्रक्चर कंपेयर्ड। लाइक there are different type of structure for transferring the property. One is will inheritance. So यदि will है, inheritance है, तो उस केस में इनकम टैक्स जो कैपिटल गेन और इनकम टैक्स रहता है वो एग्जेम्प्ट रहता है जनरली। नो कैपिटल गेन विल बी देयर, नो स्टैम्प ड्यूटी और नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी विल बी देयर। और फॉर एग्जांपल पिताजी ने विल के थ्रू सन को ट्रांसफर की है तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन सन इन फ्यूचर मान लो आफ्टर डेथ ऑफ द फादर ट्रांसफरिंग दिस प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, then capital gain on sale will be there and original cost will apply. So next ये हो गया विल का, विल और इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट आता है गिफ्ट टू रिलेटिव। यदि गिफ्ट दिया है तो स्टार्टिंग में एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को गिफ्ट देता है तो एग्जेम्प्ट रहता है, कोई नो कैपिटल गेन ऑन क्वालिफाइंग गिफ्ट एंड स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द गिफ्ट एंड कैपिटल गेन ऑन सेल विल बी देयर एंड प्रीवियस ओनरशिप कॉस्ट अप्लाई इफ द जो जिनको प्रॉपर्टी मिलती है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज होगा। नेक्स्ट आता है एचयूएफ पार्टीशन। केस स्पेसिफिक रहता है, इनकम टैक्स केस स्पेसिफिक रहता है, उसमें देखना रहता है कि क्या केस है। कैपिटल गेन वो डिपेंड करता है केस पे, एग्जामिन नीड टू एग्जामिन द पार्टीशन से जेन्यूननेस। Then stamp duty will be case specific and capital gain will be on subsequent sale will be there. Next आता है family settlement. So income tax depends on pre-existing rights and capital gain substance critical and stamp duty will be applicable on family settlement part and same capital gain will be there on subsequent sale. सबसे लास्ट में आता है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। इसमें 3 स्टेज एनालिसिस रहता है, ट्रांसफर, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल गेन के अंडर, और स्टैम्प ड्यूटी इस पे एप्लीकेबल होती है। और जो फ्यूचर सेल होता है प्राइवेट ट्रस्ट में तो वो कैपिटल गेन ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता है, इंस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होगा। और बेनिफिशियल लेवल कौन बेनिफिट, किसको बेनिफिट मिल रहा है। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर रहता है, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, स्टैम्प ड्यूटी और जो फ्यूचर सेल, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, विल है, गिफ्ट है, एचयूएफ है, फैमिली सेटलमेंट है, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट।
सो एक सीए की एडवाइजरी क्या रहती है? एक टैक्स लॉ एप्लीकेबल ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट मस्ट बी वेरीफाइड. Indexation, exemptions, and clubbing provisions require case-specific analysis. So next आता है will वर्सेस गिफ्ट वर्सेस फैमिली सेटलमेंट वर्सेस ट्रस्ट. अब यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया कि ये स्ट्रक्चर, कि एक कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन यूज कर सकते हैं. विल, गिफ्ट, एचयूएफ, फैमिली सेटलमेंट और प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है लाइफ टाइम कंट्रोल, कि मतलब फॉर एग्जांपल फादर है वो सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनका कौन से सिचुएशन में क्या कंट्रोल रहेगा. फॉर एग्जांपल विल बना रहे हैं, लाइफ टाइम कंट्रोल फुल रहेगा, क्योंकि जब तक वो रहेंगे उसमें विल में वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरी रहेगी प्रॉपर्टी, मेरे बाद में मैं जैसे एक स्ट्रक्चर में चाहूंगा उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. तो वो होता है विल. विल के अंदर फुल कंट्रोल रहता है फादर का. उसके बाद में गिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल यदि पिताजी अपने सन को गिफ्ट करते हैं तो ये वर्स्ट केस रहता है पिता के लिए. इसमें आगे पिता का कोई उसमें राइट नहीं रहता, कुछ भी वो नहीं कर सकते. और फैमिली सेटलमेंट होता है, लाइक पिता को चाहिए कि इतना पार्ट मुझे रखना है, इतना सन, इतना डॉटर, इतना इस चीज में खर्च होना चाहिए, तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा फैमिली सेटलमेंट में कवर होता है. इसमें पार्शियल कंट्रोल रहता है फादर के पास. प्राइवेट ट्रस्ट. अब प्राइवेट ट्रस्ट में जितना भी कंट्रोल रहता है वो ट्रस्टी के थ्रू होता है, उनका डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता. वो ट्रस्टी और जो ट्रस्ट की जो कंडीशन रहती है जिसके बेसिस पे ट्रस्ट फॉर्म होता है उसके बेसिस पे ही कंट्रोल होता है. सो ये हो गया लाइफ टाइम कंट्रोल विल में, गिफ्ट में, फैमिली सेटलमेंट में और प्राइवेट ट्रस्ट में. उसके बाद में आता है ट्रांसफर टाइमिंग, कि मतलब ट्रांसफर कब इफेक्टिव होता है. यदि विल है तो वो डेथ के टाइम होगा, गिफ्ट है तो इमीडिएट हो जाएगा, और फैमिली सेटलमेंट है वो जो एज पर जो एग्रीमेंट रहेगा, जो एग्री रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली, और जो प्राइवेट ट्रस्ट है तो वो एज पर जो ट्रस्ट डीड रहती है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर टाइमिंग, ट्रांसफर टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रांसफर के राइट्स एक से दूसरे जने के पास जाएंगे. नेक्स्ट आता है टैक्स इम्पैक्ट, कि किसमें ज्यादा टैक्स रहता है किसमें कम रहता है. विल के अंदर बहुत कम टैक्स रहता है, गिफ्ट में मॉडरेट होता है, फैमिली सेटलमेंट में वेरिएबल, और प्राइवेट ट्रस्ट में तो लिटिल कॉम्प्लेक्स होता है, वो ट्रांजेक्शन बेस पे होता है. उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी. तो स्टैम्प ड्यूटी विल पे नील या नॉमिनल होती है, गिफ्ट पे, फैमिली सेटलमेंट और प्राइवेट ट्रस्ट तीनों पे स्टैम्प ड्यूटी अप्लीकेबल रहती है. नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी. तो विल होता है वो रिवोकेबल होता है, गिफ्ट है इरिवोकेबल है, उसको वापस ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे वापस दे देते. फैमिली सेटलमेंट में बाय कंसेंट और प्राइवेट ट्रस्ट में बाय डीड. ए मेट्रीमोनियल रिस्क. विल में मेट्रीमोनियल रिस्क अब बहुत लोअर होता है, बहुत कम होता है. गिफ्ट में पूरा रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता उसमें, लाइफ टाइम कोई कंट्रोल नहीं रहता. इसके कारण सबसे ज्यादा गिफ्ट के अंदर मेट्रीमोनियल रिस्क रहता है. फैमिली सेटलमेंट में मॉडरेट रहता है, प्राइवेट ट्रस्ट में मैनेजेबल रहता है, क्योंकि सब कंडीशन पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सिनारियो में क्या चीज क्या करना है. उसके बाद में विल होता है वो लाइफ टाइम कंट्रोल यदि रखना है कोई प्रॉपर्टी पे तो विल सबसे बेस्ट होता है. और यदि इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, या फिर इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, कंट्रोल 0% रखना है, कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, तो गिफ्ट सबसे बेस्ट होता है. और को पार्टनरी राइट है, यदि फैमिली मेंबर्स के सबके राइट को ध्यान रखना है, सबके फ्यूचर को, सबके राइट्स को ध्यान रखना है, तो फैमिली सेटलमेंट सबसे बेस्ट रहता है. और यदि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, कंपनीज है और हाई वैल्यू वेल्थ आर देयर, देन प्राइवेट ट्रस्ट सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें ट्रस्टी के थ्रू पूरा मैनेज हो जाता है. सो ये डिफरेंस होता है विल में, गिफ्ट में, फैमिली
ट्रस्ट ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट में और ट्रस्ट में। मीन्स ये सब में लाइफ टाइम कंट्रोल अलग रहता है, ट्रांसफर टाइमिंग अलग होती है, टैक्स इम्पैक्ट सब में अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी विल गिफ्ट फैमिली सेटलमेंट प्राइवेट ट्रस्ट में अलग होता है, मैट्रिमोनियल रिस्क विल में कम रहती है, गिफ्ट में ज्यादा होती है, फैमिली सेटलमेंट मॉडरेट रहती है और प्राइवेट ट्रस्ट में मैनेजेबल होती है। और विल सबसे अच्छा लाइफ टाइम कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा है, गिफ्ट यदि इमीडिएट ट्रांसफर करना है तो सबसे अच्छा है, और फैमिली सेटलमेंट यदि को पार्टनरीज का राइट देखना है तो ये सबसे अच्छा है फैमिली सेटलमेंट। और यदि प्राइवेट ट्रस्ट में हाई वैल्यू वेल्थ है तो सबसे अच्छा ये है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, व्हेन डज इट मेक सेंस। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में जैसे अपने डिस्कस किया, यदि बहुत ज्यादा वेल्थ है, कंट्रोल मैनेज करना है और वेल्थ को मैनेज करना है तो फैमिली ट्रस्ट सबसे अच्छा रहता है। इसमें ट्रस्टीज को पावर रहता है, बेनिफिशियरीज को राइट रहता है, पूरा गवर्नेंस रहता है, और इसमें टैक्स एनालिसिस लाइक ट्रांसफर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैनेजेबल है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के केस में क्या रिकमेंडेशन रहता है। सो एक उसको चार्टर्ड अकाउंट इवेल्युएटेड ट्रस्ट फॉर हाई वैल्यू एसेट एंड intergenerational succession, not merely to avoid matrimonial claims. A trust is not automatically divorce proof or tax free. नेक्स्ट और सबसे लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट चेकलिस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड क्या चीजें अपन को माइंड में रखनी है। सबसे पहला है टाइटल ओनरशिप। सबसे पहले कोई भी स्टेप से पहले, कोई भी ट्रांसफर से पहले टाइटल और ओनरशिप ध्यान में रखना है। वेरीफाइड टाइटल, ओनरशिप हिस्ट्री, सोर्स ऑफ फंड्स एंड इनकम्बरेंसेस। देन प्रॉपर्टी कैरेक्टर देखना है कि क्लासिफाई इट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनहेरिटेड और एंसेस्ट्रल और एचयूएफ। देन थर्ड देखना है लीगल राइट्स, आइडेंटिफाई ऑल हेयर्स, को-पार्टनरीज एंड डॉटर्स राइट एंड मदर्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखना है टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, कंपेयर टैक्स, कैपिटल गेन एंड स्टैम्प ड्यूटी अक्रॉस स्ट्रक्चर्स। एंड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, mutation and post transfer compliance. So this is all about. Now I am going to summarize what we studied till now. सबसे पहले फैमिली प्रॉपर्टी सक्सेशन और टैक्सेशन, और फैमिली प्रॉपर्टी सक्सेशन के लिए क्या क्या अपने पास ऑप्शन रहते हैं, इसमें टैक्सेस के क्या इम्पेक्ट होता है, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स और एसेट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये अपन इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। और अपन ने ये डिस्कस किया कि कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर से पहले हमें ये देखना रहेगा कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। उसके बाद अपन ने ये देखा कि यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एक फादर का क्या राइट है, वो अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं और एक डीड भी बना सकते हैं और ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, विल, गिफ्ट या फिर फैमिली सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यदि एंसेस्ट्रल है, एचयूएफ प्रॉपर्टी है तो उसमें को पार्टनर्स के राइट आ जाते हैं। को पार्टनर्स में डॉटर इन लॉ नहीं आती और डॉटर्स एंड सन इन आते हैं, क्योंकि डॉटर और सन बाय बर्थ उनका प्रॉपर्टी पे राइट होता है और डॉटर इन लॉ का प्रॉपर्टी पे राइट बाय बर्थ नहीं होता है और केवल मैरिज से उनको इसमें पार्ट नहीं मिलता। डॉटर इन लॉ एंड डिवोर्स एक मिथ चलता है कि यदि डॉटर इन लॉ है तो प्रॉपर्टी पे राइट होगा, तो नहीं, फादर की प्रॉपर्टी पे उसका कोई राइट नहीं होता। यदि फादर अपने सन को गिफ्ट कर देता है 100% फुल्ली, देन उस प्रॉपर्टी पे यदि मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स रहेगी तो उस पे वाइफ का भी राइट रहेगा एज पर द मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स। आगे अपन ने डिस्कस किया कि डिफरेंट कौन से स्ट्रक्चर के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। इनकम टैक्स जैसे विल, गिफ्ट, विल जैसे इनकम टैक्स है और कैपिटल गेन है, स्टैम्प ड्यूटी है,
और फ्यूचर में जब शेयर होते हैं तो कौन से सिनारियोज में क्या इनका इम्पेक्ट आएगा, वो अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने डिफरेंस समझा कि विल में क्या, विल और गिफ्ट और फैमिली सेटलमेंट और ट्रस्ट, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, और कौन सा किस टाइम पे कौन सा बेस्ट रहता है, ट्रांसफर टाइमिंग क्या रहता है, टैक्स का इम्पेक्ट क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी का क्या क्राइटेरिया होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मैट्रिमोनियल रिस्क क्या है, और कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज बेस्ट है, वो अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में फैमिली ट्रस्ट कौन सी सिचुएशन में बेस्ट रहता है और वो कैसे मैनेज होता है, वो अपन ने डिस्कस किया था। और बाद में अपन ने देखा कि कोई इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले अपन को टाइटल ओनरशिप देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या इनहेरिटेड है, फिर लीगल राइट्स देखने हैं कि उस पर किसके राइट है, पहले से प्रॉपर्टी किन किन की थी, पहले से प्रॉपर्टी पे किस किस के राइट थे, फिर उस पर टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी क्या क्या आएंगे, फिर एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपन को कंप्लीट करनी रहती है उसमें। तो ये सब अपन ने डिस्कस किया। एंड सो थैंक यू फॉर योर टाइम।